हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। सो आपकी ये वाली जो बुक है, इसके अंदर मैं जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल वाले हों, कॉन्सेप्ट्स वाले हों, डायग्राम वाले हों, सारे कवर करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक पूरा देखना आप। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैंने मार्किंग लगवाई थी एग्जाम में, ठीक है, कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वो वाली वीडियो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, उसको देख लेना। मैंने दोनों बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और एक तरीके से हम रिवीजन करेंगे। तो देखो, यहाँ पर सभी चीज़ को कराना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है, और यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को चीज़ लगेगी उसको मैं क्विक तरीके से आपको बताऊँगा। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं। आप नोटबुक और कॉपी लेके बैठ जाओ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लग रहे हैं, टॉपिक्स लग रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स लग रहे हैं, उनको लिख लेना। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। तो या तो ये 2 मार्क में या फिर 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। सो देखो, इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, फाइनल क्या होते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ एक तरीके से ये गुड इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, और इनमें एक तरीके से इसको नहीं ऐड किया जाता नेशनल इनकम में और किस में, डोमेस्टिक इनकम में। और यहाँ पर जो वैल्यू ऐड है वो होनी बाकी है। ठीक है, सपोज आप मिल्क लेकर आए और एक पर्सन है जो कि टी बनाता है, वो मिल्क लेकर आया, तो वो पर्सन क्या करेगा, उस मिल्क को भी यूज़ करेगा चाय बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है अभी। ठीक है, इसलिए हम उसको कैलकुलेट भी नहीं करते, ऐड भी नहीं करते नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, और इसमें वैल्यू ऐड अभी होगी। अभी वो चाय बनाएगा, ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें डालेगा तो उसकी वैल्यू ऐड करेगा, जैसे कि रॉ मटेरियल या फिर मिल्क, है ना। इसमें हम देख सकते हैं इनको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं किया जाता, और यहाँ पर जो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में इसको इंक्लूड भी नहीं किया, मतलब इंक्लूड किया जाता है इस वाले को, क्योंकि ये फाइनल गुड्स होते हैं, इनमें जो भी एक तरीके से वैल्यू ऐड है वो नहीं होनी अब। ठीक है, वैल्यू ऐड हो चुकी है, जैसे कि मशीन, है ना, जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हो मिल्क, यहाँ पर आप बोल सकते हो मिल्क यानी एक गुड ना, फाइनल भी हो सकता है इंटरमीडिएट भी। अब वो डिपेंड है कि वो कहाँ यूज़ हो रहा है। मिल्क यूज़ हो रहा है टी स्टॉलर के द्वारा जो कि चाय बनाएगा, तो वो एक तरीके से इंटरमीडिएट है। अगर आप डायरेक्टली मिल्क परचेज कर रहे हो रिटेल शॉप से, तो वो कौन सा गुड हो गया, दैट इज़ योर फाइनल गुड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी कि वो आपको क्लासीफाई करना है कौन से इनमें से इंटरमीडिएट गुड है, कौन से आपके फाइनल हैं। तो इंटरमीडिएट गुड के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको लगता है कि वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाएगा वो इंटरमीडिएट होगा, और जहाँ भी आपको लगता है कि उसको प्रॉफिट की तरह रिसोल्ड किया जाएगा तो वो भी इंटरमीडिएट होगा। लेकिन जहाँ पर उसका फाइनल कंजम्पशन हो रहा होगा कंज्यूमर के द्वारा, तो वो गुड हमारा फाइनल गुड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे कि देखो, मिल्क परचेज किया जा रहा है टी स्टॉल के द्वारा, या फिर बस को परचेज किया जा रहा है स्कूल के द्वारा, तो बस से पैसा कमाया जाएगा ना, प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट होगा। इलेक्ट्रिसिटी, कोल, सीड्स, ये सारे क्या हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, फाइनल गुड के अंदर आप देख सकते हो फाइनल, यहाँ पर फाइनली कार परचेज की जा रही है कंज्यूमर के द्वारा, क्लोथ्स भी, बुक भी, जूस भी। ठीक है, तो क्वेश्चंस आएंगे, उनको करके आना। ये आप याद रखना कि इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल की तरह और फाइनल गुड्स फाइनल कंजम्पशन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर बता रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वो एक पॉइंट ऑफ मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, है ना, इसमें ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर इसकी कोई टाइम डायमेंशन यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर इसकी टाइम डायमेंशन है। ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये डायनामिक है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ कार कितनी है दिल्ली, मुंबई में या फिर दिल्ली में, तो आप बताओगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर बात की जा रही है। सो यहाँ पर हम इसको स्टॉक बोलेंगे, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि टोटल पूरी 2022 के अंदर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स हुई हैं, तो वो एक लंबा टाइम पीरियड है, वो फ्लो होगा, वो डायनामिक कॉन्सेप्ट होगा, उसकी टाइम डायमेंशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। राइट, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। तो आपको सूटेबल एग्जांपल्स के साथ, मतलब सॉरी, यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम के साथ आपको बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको डायग्राम से बताना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में 2 सेक्टर इकोनॉमी में।
ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैं हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो हाईलाइटर, तो देखो यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास दो सेक्टर है, एक तो हमारा हाउस होल्ड और एक हमारा फर्म, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर हाउस होल्ड से हम क्या करेंगे, काम करने जाएंगे फर्म में, हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फर्म को, ठीक है। उसके बदले क्या होगा, फर्म हमें क्या देगी, हमें वेज देगी, मतलब हमें पैसे देगी, है ना, सैलरी हमारी, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, वेज भी, रेंट भी, प्रॉफिट भी, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, उस पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। तो हमने क्या किया, पैसे दिए उसी फर्म को, है ना, और उसके बदले हमें गुड्स एंड सर्विसेज दिए फर्म ने। तो एक तरीके से जो मनी हमें फर्म द्वारा दी जा रही थी वो हमने वापस उसको दे दी, उसके गुड्स यूज़ करे हमने, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मनी है उसका सर्कुलर फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो आपको इसी को ही डायग्राम बनाना है एग्जाम के अंदर, और ये डायग्राम बनाने के बाद आपको जो भी आपके ये आपने बताया हुआ है इसको आपको एक्सप्लेन भी वहाँ पर करना है, राइट। सो ये आपका होगा, ठीक है। ये आपसे 3 मार्क में या फिर 5 मार्क में पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम। तो कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपसे पूछा जाएगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर ये जीडीपी के अंदर क्या होता है, हम क्वांटिटी और देखो जीडीपी मतलब क्वांटिटी और प्राइस हम लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम प्राइस यूज़ करेंगे ना वो हमारे प्राइस होंगे अभी जो चल रहा है उसके। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है नॉमिनल और रियल में, नॉमिनल में हम करंट ईयर प्राइस यूज़ करते हैं और रियल में हम बेस ईयर के प्राइस यूज़ करते हैं। तो हमारा क्वांटिटी इनटू प्राइस ही होगा, लेकिन हमने एक ईयर को फिक्स कर रखा है कि हम इस ईयर के प्राइस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेस ईयर के प्राइस यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको हम एक गुड इंडिकेटर मानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन इसको हम नहीं मानते, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू मोस्टली हायर रहेगी और इसकी वैल्यू लोअर रहती है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, कौन सा इसमें हम करंट ईयर प्राइस ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताने हैं कि 3 मैथड्स आपसे पूछे जाएंगे और उनसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। 3 मैथड्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, वैल्यू एडेड मैथड, इनकम मैथड और एक्सपेंडिचर मैथड। ये तीनों मैथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे 5 मार्क के न्यूमेरिकल बन सकते हैं और बनेंगे ही एग्जाम में। तीनों मेथड के फॉर्मूले लर्न कर लेना, यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या समझाना आपको, यहाँ पर देखो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होगा, जीवीए एमपी या फिर जीडीपी एमपी निकलता है, सेल्स करते हैं यहाँ पर हम प्राइस इनटू क्वांटिटी, स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। सपोज आपसे पूछा हुआ है कि आपको मतलब वैल्यू एडेड मेथड आप यूज़ कर रहे हो और आपका जीडीपी एमपी निकला, आपको निकालना क्या है एनएनपीएफसी, तो आपको इससे इसमें जाना होगा और उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। या आपको पता होगा ना कि अगर आप एमपी से एफसी जा रहे हो, ग्रॉस से डोमेस्टिक जा रहे हो या फिर डोमेस्टिक से ग्रॉस, तो किस में डेप्रिसिएशन प्लस होता है, किस में एनएफआईए प्लस होगा, माइनस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारा आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा यहाँ पर इनकम मेथड के बारे में अगर हम बात करें, सो इनकम मेथड में हमारा निकलता है एनडीपीएफसी, है ना। एनडीपीएफसी हमारा निकलता है इनकम मेथड के द्वारा जब भी आप उसको निकालते हो। सो यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तब हमारा ये निकलेगा। अब डायरेक्टली आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकलती है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट से। और इनकम फ्रॉम, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में एक तो ये वाला हमारा हो गया, जिसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो अगर एग्जाम में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर प्रॉफिट्स आते हैं, और प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे आप, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली अगर एग्जाम में नहीं गिवन है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड देखें, तो यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली यही गिवन होगा। आपको देखो क्या होगा, आपको एक तरीके से ये गिवन हो सकता है। अगर आपको ये गिवन है तो आपको ये बनाना है ना, उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। तो या तो आपके पास ये गिवन होगा, उसमें आप चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन कर दो, आपको ये निकल जाएगा। या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन होगा, तो इसमें आप क्या करोगे, चेंज इन स्टॉक करोगे। ये क्या है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इससे आपका ये निकलेगा, ठीक है। इसमें आप ये प्लस करोगे, आपका ये वाला निकल आएगा।
और फिर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 3 आपके लिए हर मेथड से न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ मैं। बाकी आपको मैं अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही न्यूमेरिकल आएगा एक ही टाइप का, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तीनों मैथड से, जो भी आपके अलग अलग टाइप के जिसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसके मैं आपको आंसर के साथ न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आप आंसर निकालो पॉज करके वीडियो को। वही आपको करना है, ये वाला मेथड आपको यूज़ करना है इसमें, वैल्यू एडेड मेथड और फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसका आराम से निकाल सकते हो, जो भी इसका क्या होगा आंसर निकलेगा। तो पॉज कर लो वीडियो को और फाइंड आउट करो, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। बहुत ही बेसिक है, आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और क्या पूछा है आपसे, GVA FC। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से हमारा क्या निकलेगा, हमारा GVA MP निकलता है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना होगा, GVA MP से आपको GVA FC की तरफ जाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर माइनस करना है, ये मैंने आपको अभी बताया हुआ है। ठीक है, तो आंसर मैं बताता हूँ आपको। तो देखो आंसर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकलेगा वो 13,000। आई होप आपने अच्छे से किया है इसको, आपने मतलब जो भी है P/Q किया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक तरीके से, यहाँ पर आप उस फॉर्मूला देख सकते हो, इसमें आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उसको आपने क्या किया होगा, प्लस किया होगा यहाँ पर, है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक को आपने डिफरेंस निकाला होगा उसका, उसके बाद उसको प्लस किया होगा। फिर आपका जो भी आया होगा आंसर, उसमें आपने क्या किया होगा, ये MP से FC आपने बनाया होगा। ठीक है, और MP से FC बनाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा वाला यहाँ पर मेथड है, जो कि यहाँ पर है कौन सा वाला मेथड, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में भी आप वही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में यहाँ पर हमारा ये वाला जो होता है नेट एक्सपोर्ट्स X-M। ठीक है, और हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये अगर आपको गिवन नहीं है तो मैंने आपको बताया 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसमें मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, बहुत बेसिक है, टाइम ज़्यादा जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो आप क्या करना, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। अब पॉज करके अपना अटैम्प्ट करो नोटबुक में और चेक करो क्या इसका आंसर होगा। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका आपको। सो इसका आंसर होगा 4080। एग्जाम में करोड़ ज़रूर लगा कर आना, जो भी वहाँ पर गिवन है, लाख गिवन है, करोड़ गिवन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप ही क्वेश्चन हैं। तो इससे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, GNP/MP पूछा है ना, और इस वाले मेथड से हमारा GDP/MP निकल कर आता है। तो आपको GDP/MP में से कहाँ जाना होगा, GNP/MP। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखो जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है इनकम मेथड। वही इनकम मेथड है, इसमें आपको वही चीज़ प्लस करनी है आपकी, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो भी है, ठीक है, जो भी आपका फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पर आपका हो गया। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, और मिक्स्ड इनकम, इसको प्लस करोगे उसके बाद आपको एक तरीके से क्या देखने को मिलेगा, NDP/FC। फिर आप NDP/FC से बनाना GNP/MP, आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पॉज करके अटैम्प्ट करो। और एक बात याद रखना, डिस्क्रिप्शन जो हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कभी कभी डायरेक्टली नहीं देंगे तो इनडायरेक्टली देंगे आपको, तो आपको घबराना नहीं है वहाँ पर। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। राइट, चलिए, और अगर आपको कहीं पर देखो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर हम देखें तो वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है, इन दोनों को प्लस करोगे तब आपका ये वाला निकल आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे तीनों न्यूमेरिकल हो गए हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ए ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, गिव एनी 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो क्या जो हम देखते हैं कि जो GDP बढ़ रही है, GDP बढ़ने का मतलब क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर का बढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से और कई सारे पॉइंट से समझेंगे। तो यहाँ पर देखो ये देखा जाता है कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है GDP का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन है GDP का वो अनइवन है, मतलब खाली पुअर रिच को बेनिफिट हो रहा है, पुअर को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो हम नहीं कह सकते कि GDP बढ़ने का मतलब क्या है, वेलफेयर का बढ़ना है। उसके बाद कंपोजिशन क्या है, मतलब किसका सामान बन रहा है। अगर डिफेंस गुड्स बन रहे हैं तो क्या हमें डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा ना हमें डायरेक्टली बेनिफिट।
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी तो बढ़ रही है गुड्स की, है ना, तो जीडीपी तो बढ़ेगी, इसका मतलब जीडीपी तो बढ़ेगी ना। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब वेलफेयर का बढ़ना यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे वो गुड्स नहीं बन रहे जिनकी हमें नीड है ना। डिफेंस गुड बन रहे हैं या फिर दूसरे टाइप के गुड बन रहे हैं। उसके बाद नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, यहाँ पर ऐसी चीज़ कुछ होती हैं जिनकी हम वैल्यू पे नहीं करते, लेकिन वो हमें वेलफेयर दे रही होती हैं। जैसे कि आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टीचर अपने चाइल्ड को पढ़ा रही हैं, तो क्या वो चाइल्ड अपने मदर को पैसे दे रहा है? नहीं दे रहा ना, बट उस चाइल्ड को बेनिफिट मिल रहा है, वेलफेयर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ने का मतलब वेलफेयर का बढ़ना नहीं है, राइट। उसके बाद चेंज इन प्राइस, तो देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। सपोज करो प्राइस ही बढ़ गए तो जीडीपी बढ़ी हुई हमें मिलेगी, बट क्या उसका मतलब है कि वेलफेयर बढ़ रहा है? बल्कि वेलफेयर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्सटर्नैलिटी, ये इसी का ही पार्ट है प्रीवियस वाला। इसमें आपसे पूछेगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, तो आपको बताना होगा कि देखो मतलब एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि कोई भी, सपोज करो कोई भी कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी बना रही है, ठीक है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी बना रही है, अब वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा फर्दर जो भी गुड्स बनेंगे उनकी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बट एक तरीके से क्या उस वेलफेयर को हमने इंक्लूड किया? जीडीपी में नहीं किया ना। मतलब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई, अब उस टेक्नोलॉजी से और फर्दर गुड्स बनेंगे, उनकी प्रोडक्शन होगी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी की जो वैल्यू है उसको हमने क्या किया, जीडीपी में ऐड नहीं किया। तो इसका मतलब जीडीपी अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब वेलफेयर का बढ़ना नहीं है, या फिर जीडीपी एक तरीके से वेलफेयर को शो नहीं करता, है ना। उसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें तो देखो नेगेटिव में क्या है, कई सारी ये जो होती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ये पॉल्यूशन करती हैं, है ना। तो ये पॉल्यूशन करती हैं, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये पॉल्यूशन करती हैं, बट उनसे उन पॉल्यूशन करने की वजह, मतलब पॉल्यूशन कर रही हैं वो, लेकिन उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं ली जाती। तो एक तरीके से क्या वहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चीज़ हमारे लिए हो रही है, और उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं ली जा रही, तो वो जीडीपी में भी काउंट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप पूरा अच्छे से याद रखना। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स भी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा इनकम डिटर्मिनेशन। इसमें आपसे क्वेश्चन आएगा 2 मार्क में, पूछा जा सकता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट करती है, और इससे क्या होगा, इस वाले में अगर हम देखें इंड्यूस्ड में, ये मोटिव, इसका मोटिव होता है प्रॉफिट, और इसको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, और ये अफेक्ट नहीं होता कि अगर इनकम में हमारा कुछ भी चेंज आ रहा है, इनकम में कोई भी चेंज आ रहा है तो ये अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इनकम में अगर चेंजेस आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये अफेक्ट होगी उससे, क्योंकि ये प्रॉफिट के द्वारा, प्रॉफिट के मोटिव से किया जा रहा है बाय प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, स्टेट इट्स कंपोनेंट्स, और व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, स्टेट इट्स कंपोनेंट्स। या फिर ये वाली जो आपकी स्लाइड है ये आपको दूसरे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड हमारी इकोनॉमी के अंदर एक ईयर के अंदर, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें टोटल हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्या डिमांड है और क्या उसकी सप्लाई है। तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड होगी टोटल डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई। कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट्स। इसको हम प्लस करेंगे, एडी निकल जाएगा हमारा। उसके बाद एएस हमारा कैसे निकलेगा, तो देखो जितनी सप्लाई हो रही है ना वो हमारे इनकम के इक्वल है ना, और इनकम को यानी एएस इक्वल्स टू वाई, और वाई हम कैसे निकालते हैं, वाई मतलब इनकम, और इनकम का मतलब जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना आप सेव कर रहे हो। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। याद रखना, ए एस इक्वल्स टू वाई और वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आपसे पूछेगा कि एपीएस, और मतलब यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। तो देखो यहाँ पर कंज्यूम के अंदर हमारा निकलता है एपीसी, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम, और हमारा एमपीसी। ठीक है, यहाँ पर एमपीसी हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकलेगा व्हाट, एमपीसी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा निकलेगा एमपीसी। एमपीसी का मतलब कितना चेंज आ रहा है कंजम्पशन में बाय चेंज इन इनकम। उसके बाद सेव के अंदर अगर हम देखें तो हमारा एपीएस होता है, एपीएस का मतलब यहाँ पर एस अपॉन वाई। ठीक है, और हमारा एमपीएस, एमपीएस मतलब कितना हमारी सेविंग में चेंजेस हो रहे हैं अपॉन चेंज इन इनकम।
ठीक है। तो क्या अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन बता देना, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे, टेबल आपसे पूछा जाएगा और आपको टेबल को फिल करना होगा, जैसे कि ये वाला टेबल। इसको उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए पॉज करो वीडियो को और इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, अगर जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर आप पहले यहाँ पर सेविंग निकालो। सेविंग आप कैसे निकालोगे, वही आपकी इनकम माइनस कंजम्पशन। तो यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा -80, यहाँ पर आपका -40, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें कंजम्पशन नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे हमारी सेविंग कितनी है। तो यहाँ पर हमें एपीएस गिवन है 0, तो एपीएस का मतलब क्या होता है, S/Y। यहाँ पर ये हमारा 0 आ रहा है, तो 0 कब आएगा, जब हमारी ये 0 होगी और हमें यहाँ पर इनकम पता है हमारी 200। इसका मतलब हमारी सेविंग 0 है, इस वाले लेवल पे हमारी सेविंग 0 है। तो सेविंग 0 है तो मतलब जितनी इनकम है उतना ही हम खर्च कर रहे हैं, यानी 200 हम खर्च कर रहे हैं इनकम के बराबर। और आप ये कैसे निकालोगे, 100 का चेंज आ रहा है यानी 300 और यहाँ पर 400। उसके बाद आपका यहाँ पर ये वाला निकल जाएगा कि यहाँ पर हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सेविंग हो रही है, यहाँ पर हमारी 60 और यहाँ पर हमारा 140। अब आपको क्या करना है, इनमें चेंजेस को यूज़ करते हुए क्या निकालना है, एमपीएस। सो फॉर्मूला यूज़ करो एमपीएस का, चेंज अपॉन ये सेविंग अपॉन चेंज अपॉन इनकम। इसको यूज़ करते हुए आपका ये आराम से निकल जाएगा। और उसके बाद जब आपके पास देखो एपीएस आप कैसे निकालोगे, S/Y। आपके पास एस भी है और एस भी है आपके पास और वाई भी आपके पास, आराम से ये टेबल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया हुआ है, जो भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, आपका ये वाला फॉर्मूला, दिस एंड दिस, इसको यूज़ करते हुए जो भी न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो टेबल वाले। इसका सोल्यूशन आप देख लो, क्या सभी का यही आंसर आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन जो कि आएंगे रिलेटेड टू कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, इसके फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे 4 मार्क का, 3 मार्क का या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। सो यहाँ पर कंजम्पशन अगर हम फंक्शन देखें उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू C बार, जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है हमारा, प्लस BY। यहाँ पर B क्या है हमारा, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y हमारी इनकम। सेविंग फंक्शन हमारा क्या होता है, S इक्वल्स टू -C बार, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस यहाँ पर 1 - BY, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, -C बार प्लस 1 - BY। यहाँ पर B क्या हो गया हमारा MPS। तो अगर S निकाल रहे हैं तो B हमारा MPS है, और अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं C तो हमारा B क्या है, MPC, ठीक है। और Y हमारा इनकम हो गया, ये हमारा C बार हमारा क्या हो गया, ऑटोनोमस हमारा कंजम्पशन, ऑटोनोमस सेविंग हमारी, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए हैं। इनको यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको कोई भी बता दिया, कुछ भी वैल्यू दी जाएगी, आपको वाई निकालना होगा, इन्वेस्टमेंट निकालनी होगी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। तो देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल डाला हुआ है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 प्लस 0.75y, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है कितनी, 150। तो पहले आपको जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनको लिख लेना, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। इक्विलिब्रियम जो हमारा लेवल ऑफ इनकम होता है उसमें क्या होता है, मतलब जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होती है तो हमारा क्या होता है, C+I होता है, ठीक है। हमारी जो इनकम होती है वो क्या होती है, कंजम्पशन कितना है और कितनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जब हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा होता है। आपने आई होप इसके बारे में पढ़ा होगा। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे y इक्वल्स टू C+I। अब C की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, C की वैल्यू पुट कर दो, I की वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद आपका y निकल जाएगा। अब आपका y निकल गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला आपका सॉल्व हो गया, एक आंसर आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंजम्पशन और सेविंग भी निकालनी है। तो आप कंजम्पशन कैसे निकालोगे, y की वैल्यू आ गई, इसमें y की वैल्यू पुट कर देना, आपका कंजम्पशन निकल जाएगा। और अगर आपका कंजम्पशन भी निकल गया, ठीक है, तो आप सेविंग कैसे निकालोगे, तो देखो ऐसे निकालोगे कि इनकम का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इनकम आपकी निकली हुई है, आपकी कंजम्पशन निकली हुई है, यहाँ पर इसको लेकर आओगे, माइनस में चली जाएगी वैल्यू, एस आपकी आ जाएगी। तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है मैथ की, इतनी हाई लेवल ऑफ मैथ्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। तो आंसर दिखा रहा हूँ, आई होप आप सभी ने अटैम्प्ट किया होगा कि आपका आंसर आ रहा है। सो इसका आंसर आएगा ये, ठीक है, ये आपका एक आंसर यहाँ पर जो आपकी इनकम आएगी वो आएगी आपकी 1000 करोड़, और उसके बाद यहाँ पर आपका ये जो C निकलेगा वो 850 और आपकी सेविंग निकलेगी 150। आई होप आप सभी का आंसर यही आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 5 मार्क। सो यहाँ पर आपको क्या गिवन होगा, कंजम्पशन कर्व गिवन होगा, उससे आपको सेविंग कर्व ड्राइव करना है, और जो भी आपने जिस तरीके से ड्राइव किया उसके स्टेप्स भी आपको लिखने हैं। तो बहुत ही सिंपल है,
ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, आपको ये गिवन है, ये वाला ये आपको गिवन होगा। तो देखो ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होती है ना तभी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो कि हम अपने सेविंग में से निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर सेविंग माइनस में है। ठीक है, तो ये वाला आपको गिवन होगा, आपको ये वाला ड्राइव करना है। ठीक है, ये वाला आपको ड्राइव करना है। अब देखो यहाँ पर आपकी ये वाला कंजम्पशन हो गया, यहाँ पर मैं हाईलाइटर का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला आपका कंजम्पशन हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ योर व्हाट कंजम्पशन, ये मतलब ये वाली आपकी इनकम हो गई और ये वाला आपका कंजम्पशन हो गया। ठीक है, और जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहे हैं ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपका, जहाँ पर आपका क्या हो रहा है सी इक्वल्स टू वाई, यानी जितना आप कंज्यूम मतलब जितनी आपकी इनकम है आप उतना ही कंज्यूम कर रहे हो। तो आप खुद ही सोचो, जितना आप कंज्यूम कर इनकम कर रहे हो उतना ही आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी सेविंग ज़ीरो है। तो यहाँ से आप एक नीचे लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, और यहाँ पर आप बताओगे कि ये वाला मेरा पॉइंट यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर, आपको समझ में आएगा बेहतर। सो यहाँ पर आपका ये आप नीचे करोगे इसको, तो इसका मतलब हमारी सेविंग ज़ीरो है। और सेविंग ज़ीरो कब होगी, जब हमारा y इक्वल्स टू सी होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि नेगेटिव से स्टार्ट होगी, ये हमारी डिसेविंग वाली लाइन है। ठीक है, ऐसे आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये हमारी सेविंग हो गई। ठीक है, और आपका सेविंग का जो कर्व था जो कि हमें ड्राइव करना था इस क्वेश्चन के अंदर, वो हम ड्राइव आराम से कर लेंगे। और आपका ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट होगा जहाँ पर ऐसा आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है। ओके, सो आपको जो भी स्टेप्स आपने बनाए हैं, आपकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स को लिखा हुआ है, इन स्टेप्स को यूज़ कर लेना। या फिर आपको अगर ये हार्ड लग रहे हैं तो आपने जिस तरीके से बनाया बेसिक, आप 3-4 लाइन लिख दोगे कि फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन, वी हैव टू क्रॉस दिस लाइन, उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, आपका आराम से ये वाला हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। इसके अंदर यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप। आपको ये लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेशन कब आती है, जब हमारी एक्सेस डिमांड होती है, डिफ्लेशन कब होती है, जब हमारी डेफिशिएंट डिमांड होती है। सो इसका मीनिंग आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, यहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो इकोनॉमी के अंदर, यानी हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, इससे डिफ्लेशनरी गैप आएगा। इसका मैं आपको अभी डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख लेना अभी। इसका रीज़न क्या होता है कि देखो, इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो टैक्स है वो कम हो गए हैं, है ना। टैक्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर टैक्स कम हो गया तो हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, या फिर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यहाँ पर इनकम हमारी बढ़ गई है। यहाँ पर इसका उल्टा होता है, इनकम हमारी कम हो गई है या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। ठीक है, यहाँ पर टैक्स बढ़ गए हैं, है ना, यहाँ पर टैक्स बढ़ गए हैं तो लोग डिमांड थोड़ी करेंगे, उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, इससे इन्फ्लेशन आती है, इससे डिफ्लेशन आती है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा इस वाले टॉपिक से कि डिफरेंस बिटवीन बताना है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, या फिर व्हाट इज एक्सेस डिमांड, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड लेट्स टू व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना। ऐसा नहीं बोला कि पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक्स में कम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी पढ़ के ये सभी टॉपिक्स को, आप आराम से आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप को लेकर क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको यही वाले पॉइंट्स को मेंशन करना है, लेकिन आप वहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हो। अगर वहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको बताना है इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और ड्रॉ डायग्राम, तो यहाँ पर देखो, पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो वो थी हमारी डिमांड, है ना, वेट, यहाँ पर जो हम देख सकते हैं दिस इज, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी क्या है, दिस इज़ हमारी इनकम, है ना, दिस इज़ आर इनकम। ये हमारी पहले वाली डिमांड थी, लेकिन हमारी डिमांड बढ़ गई है, हमारा ये वाला जो है वो ऊपर शिफ्ट कर देगा, और हमारी अब जो डिमांड है वो ये वाली हो गई है। इसका मतलब क्या है, एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशनरी गैप है, और यहाँ पर हमारा ये वाला जो गैप डेवलप हुआ है, दिस इज़ वॉट द इन्फ्लेशनरी गैप इज़, राइट। उसके बाद डिफ्लेशनरी गैप इसका बिल्कुल उल्टा है, हमारी ये इनकम है। ठीक है, इनकम आप यहाँ से बनाओगे, वाई लिखोगे यहाँ पर, वाई इनकम। उसके बाद ये हमारी डिमांड थी, लेकिन हमारी डिमांड नीचे शिफ्ट कर गई है इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, है ना, और यहाँ पर हमारी डिमांड आ गई है। तो यहाँ पर ये वाला जो गैप बनेगा, और यहाँ पर आप नीचे लाइन खींचोगे, दिस इज़ वॉट, ये जो पूरा हमारा गैप है। ठीक है, ये वाला हमारा जो गैप बनेगा यहाँ पर, ये वाला हमारा गैप, ये हमारा कौन सा होगा, हमारा डिफ्लेशनरी गैप। और यहाँ पर हमारा ये वाला जो गैप बन रहा है यहाँ पर हमारा, ये इन्फ्लेशनरी गैप है।
तो इसके क्या रीजंस हैं ना, रीजंस भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्या रीजंस हैं, और आपको यहाँ पर इसका डायग्राम बनाने को भी पूछ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे तो आप इस पे स्टार लगा लो, आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये जो आपके सामने स्लाइड आ रही है ना, पूरा ग्राफ मैंने आपको बनाया हुआ है यहाँ पर, फ्लो चार्ट आई मीन, ये एक तरीके से समरी है पूरे चैप्टर की। तो देखो हमारी हमारी प्रॉब्लम्स क्या, इकोनॉमी में दो प्रॉब्लम्स है, डेफिशिएंट डिमांड की और एक्सेस डिमांड की। अब इसकी मेजर्स है करेक्ट करने के, तो डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के जो मेजर्स हैं वो हैं फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स, है ना। फिस्कल के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है, और मनी के अंदर हमारा, मॉनेटरी के अंदर आरबीआई का रोल होता है। पहले हम ये देखते हैं, देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको पहले बताना है इन्फ्लेशनरी गैप का कंसेप्ट, डायग्राम यूज करना है और एक्सप्लेन करना है कि कैसे इन्फ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए बाय लीगल रिजर्व रेशियो या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, या फिर हम जो भी और पढ़ेंगे, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, या गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ाना या कम करना एक्सपेंडिचर, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता चल गया, क्या होती है एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, उसको करेक्ट करने के मेजर आपको पता होने चाहिए सारे, ठीक है, दोनों के अंदर, फिस्कल के अंदर भी और मॉनेटरी के अंदर भी, और दोनों के, एक्सेस डिमांड के भी और डेफिसिट डिमांड के भी, ठीक है, और अलग अलग पॉइंट्स जो भी हैं, राइट। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो देखो डेफिसिट डिमांड को पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या होती है, डिमांड हमारी कम होती है ना। तो मेजर क्या है, तो देखो फिस्कल मेजर में क्या होगा, अब आप खुद ही सोचो, डिमांड कम कर रहे हैं लोग, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा बढ़ा देगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट रोड्स बनवाएगी और भी चीज़ें बनवाएगी ना, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसे मिलेंगे तो डिमांड करेंगे लोग, तो डिमांड बढ़ जाएगी। टैक्स यहाँ पर कम कर दिए जाएंगे, तो टैक्स कम होंगे तो आप ज़्यादा सामान खरीदोगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। यही आपको लिखना है इसके अंदर भी। देखो यहाँ पर हमारा कैश, यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो कैश रिजर्व रेशियो या फिर लीगल रिजर्व रेशियो है वो कम हो जाएगा। मतलब कि देखो जब भी आप किसी बैंक में जाते हो तो वहाँ पर आपने सपोज कोई भी अपनी अमाउंट डिपॉजिट करी, तो एक तरीके से, ठीक है, वहाँ पर डिपॉजिट करी, तो वो क्या करता है, बैंक उस अमाउंट को किसी को लोन पे देगा, बट उसी कुछ अमाउंट बचा के रखता है, उसे हम LRR कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे, उसको कम कर दिया मतलब अपने पास वो कम रख रहे हैं, ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं, ज़्यादा देंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा आया, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो हमारी डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बैंक रेट हमारा, रेपो रेट हमारा कम हो जाएगा। रेपो रेट का मतलब वो इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, क्या करते हैं, लोन लेते हैं, किससे, सेंट्रल बैंक से। तो वो इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है तो उसका मतलब ये कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा मनी आएगी, ये ज़्यादा लोन लेंगे मतलब इनके पास ज़्यादा पैसा, तो पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा, उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो उससे क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो पूरी चेन है, चेन को समझ जाओगे तो आराम से आप कर सकते हो। सिक्योरिटी को परचेज कर लिया जाएगा, तो गवर्नमेंट ने क्या, मतलब आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है उसको परचेज कर लिया, और परचेज करने के बदले में उनको मनी दे दी। अब उनके हाथ में मनी आ गई, ठीक है, अब मनी आ गई तो मतलब मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, तो उससे डिमांड ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप यहाँ पर जो मैंने खिचड़ी पकाई है आपको समझ में आई होगी पूरी, एक तरीके से यहाँ पर हमारी लाइन बन रही है, हमारी फ्लो बन रहा है पूरा, वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप समझ जाओगे तो आराम से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। अब हमारी यहाँ पर डिमांड है, अब आप ये समझ गए ना, पूरा इसका अपोजिट हमारा एक्सेस डिमांड है। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, हमें करना क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, डिमांड को थोड़ा सा कम करना है और एक लेवल पे लेकर आना है। इस लेवल पे नहीं लाना, इक्वल के लेवल पे लाना है, इक्विलिब्रियम जो आप कहते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके भी दो मेजर्स हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये वाला मेजर जो गवर्नमेंट करती है, फिस्कल मेजर, इसमें जो पब्लिक के एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाएगा, है ना, कम कर देंगे। यहाँ पर टैक्स को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक, गवर्नमेंट कम खर्च कर रही है, मनी का फ्लो कम है, लोग डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे। टैक्स यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिए जाएंगे, उससे टैक्स यहाँ पर इंक्रीज करने से क्या होगा, लोग ज़्यादा परचेस नहीं करेंगे। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के अंदर यहाँ पर जो ये है पहले घट रहा था उसको बढ़ा दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर ज़्यादा जो लोन का पैसा है वो अपने पास रखा जा रहा है, मतलब जो FDI है उसका पैसा रखा जा रहा है और लोन पे कम दिया जा रहा है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक लोन देती है कमर्शियल बैंक को, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया जाएगा। सेल कर दिया तो मतलब पैसा मिला,
पैसा आरबीआई के पास आया तो वो रोक के रखेंगे, मनी का फ्लो कम कर देंगे, उससे डिमांड क्या होगी हमारी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बेसिकली आप ये समझो डेफिसिट डिमांड में हमें जो मनी का फ्लो है उसको बढ़ाना होता है और एक्सिस में कम करना होता है, क्योंकि डिमांड क्या मनी का फ्लो ही तो है ना। मनी का फ्लो हो रहा है तो आप डिमांड कर रहे हो, नहीं हो रहा तो आप नहीं कर रहे। पैसा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो आप डिमांड कर रहे हो, पैसा कम है तो आप डिमांड नहीं कर रहे। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने 4 आपके चैप्टर हैं, 22 नंबर का आपका मैक्रो में से आएगा, वो मैंने करा दिया आपको। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हो और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।